दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ नीलेश सिंह। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली, और रायबरेली का एक टाउन है लालगंज बैसवार। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 1994 और 1996 में मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अपने उसी टाउन लालगंज बैसवारा के बैसवारा इंटर कॉलेज से पूरी की। वस्तुतः हमारा जो क्षेत्र है वो सेना और पुलिस का बहुत ही चर्चित क्षेत्र है। हमारे भी घर परिवार में सेना के बहुत सारे लोग हुए हैं। तो एक युवा होने के नाते जब मैंने अपनी इंटर की परीक्षा 1996 में पास की, तो हमारे भी मन में एक ख्याल था कि हम भी दौड़ेंगे और आर्मी की तैयारी करेंगे। और इसी क्रम में हमने अपनी दौड़ और फिजिकल को शुरू किया कि जिससे मैं भारतीय सेना में एक सैनिक बन सकूं और देश की सेवा कर सकूं। यही क्रम चल रहा था कि देखते देखते 1999 का दौर आया। 1999 का वो दौर था कि जब 15 मई को हमारे पिताजी का देहांत हो गया। देहांत के बाद हमें उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेने के लिए रायबरेली जिला मुख्यालय का जो अस्पताल था हमारा, वहाँ जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं ही घर में बड़ा था और उस समय हमारी उम्र करीब 17 या 18 साल के आसपास रही होगी। मैंने 12th पास किया था और उसी के बाद 17 और 19 साल के बीच का एक युवा जब पहली बार अपने रायबरेली के जिला मुख्यालय में पहुंचता है हॉस्पिटल के अंदर, तो अपने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेने के लिए उसे कई चक्कर लगवाए जाते हैं। और इसी क्रम में हमने खुद से ठाना कि मैं जा कर के अपने जिलाधिकारी यानी डीएम से मुलाकात करूंगा, और जो ये कार्यशैली है डॉक्टरों की, मैं उनको सीधे जा कर के बताऊँगा। वहीं से हमने रिक्शा लेकर के और मैं सीधा जिला मुख्यालय यानी जो जिलाधिकारी कार्यालय था, डीएम मुख्यालय था, मैं सीधे वहाँ पहुँच गया। जाने पर पता चला कि हमारे जिलाधिकारी उस समय थे बहुत ही तेज तर्रार और नए डीएम बनकर के आए थे। उनका नाम था सुधीर महादेव बोबडे यानी एसएम बोबडे। मैं सीधा बिना किसी परिचय के, बिना किसी पहली जानकारी के, मैं सीधा डीएम के ऑफिस में पहुंचा, और जो उनके कार्यालय के लोग होते हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने डीएम साहब से मिलना है। मैंने एक पर्ची में अपना नाम नीलेश सिंह लिख करके अपनी पर्ची अंदर भिजवा दी। उस समय के बाद डीएम कार्यालय के अंदर से हमारे नाम की पुकार हुई और हमें अंदर बुलाया गया। ये पहला मौका था कि जब मैं अपने जीवन में किसी एक बड़े इस अधिकारी से मुलाकात कर रहा था। मैंने सीधे जाकर जो भी घटनाएं हमारे साथ बीती हुई थी जिला अस्पताल के अंदर, मैंने वो सारी जानकारी डीएम साहब को सुना दी। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया सीएमओ, और 1 घंटे के अंदर जो भी मेरा कार्य था वो संपूर्ण हुआ, वो पूरा हुआ। ये पहला मौका था जब मुझे किसी अधिकारी के अधिकारों को लेकर और उसकी ताकत को लेकर उसका अंदाजा हुआ। बस वहीं से हमने ठान लिया कि अब हमें सिपाही नहीं बनना है और अब हमें आईएएस की तैयारी करना है। लेकिन आईएएस की तैयारी के लिए मैंने अपने मित्रों से, जानकारों से, जो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद में रह रहे थे, मैंने उनसे पता किया कि भाई खर्चा कितना आता है। तो हमें बताया गया हमारे समय में करीब 15,000 रुपये की फ़ीस थी कोचिंग करने की, और 10 से 12,000 रुपये जो जीएस की फ़ीस थी वो हुआ करती थी। मैं ये बात कर रहा हूँ 1999 और 2003 के बीच की। इसके बाद जब मैंने अपने घर में बात किया तो घर में कहा गया कि आपको बस अधिकतम 3,000 रुपये महीने घर दे सकता है। हमने अपना सारा सिस्टम सेट किया कि क्या 3,000 रुपये में ये हमारा खर्चा वहाँ चल पाएगा। तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद हमें ये लगा कि 3,000 रुपये में सिर्फ घर का खर्च यानी कमरे का खर्च और खाने की समस्या वहाँ दूर हो पाएगी। कोचिंग के लिए 15,000 रुपये या 18,000 रुपये दे पाना तब भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ही हमने 3 दिनों के अंदर हमने फैसला लिया, और ये वो समय आ चुका था कि ये उधेड़-बुन करते करते समय आ गया था मई का महीना 2005। उसी रात को हमने फैसला किया कि आज की रात को हमें हर हाल में लखनऊ को छोड़ना होगा, और लखनऊ को छोड़ करके
हमें आईएएस बनने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करना होगा। हमने अपने साथी मुकेश कुमार पटेल जो हमारे साथ वहाँ रहते थे, हमने अपनी सारी बात उनको बताई। हमने कहा कि चलिए दिल्ली चलते हैं और दिल्ली चल करके हम दोनों लोग आईएएस की तैयारी करेंगे। मुकेश पटेल हमारे इस त्वरित निर्णय को लेकर थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन हमने कहा कि चलिए देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 3 मई की रात को हमने पता किया कि लखनऊ से लखनऊ में एक ट्रेन आती है। बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, हम लोग गांव के लोग थे तो इतने बड़े शहर का कोई अंदाज़ा नहीं था। बड़े शहर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई का नाम हम लोग पहले दूरदर्शन पर तभी देखते थे जब वो 4 महानगरों के तापमान बताए जाते थे समाचार के ख़त्म होने के बाद। खैर, किसी तरीके से हमने मुकेश पटेल जी को मनाया कि आज चलते हैं। टिकट लेने का भी अनुभव नहीं था कि रिजर्वेशन होता है कि जनरल होता है, टिकट कैसे मिलता है। खैर, हम लोग गए तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के नाते हम टिकट नहीं ले पाए और हम लोग बिना टिकट, हम और मुकेश पटेल लखनऊ में जा कर के जनरल बोगी में घुस गए। भीड़ इतनी थी कि सीट तो मिलना दूर, नीचे बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। हम लोग नीचे बैठ गए और आराम से सोते हुए रात भर जैसे तैसे बिताते रहे। सुबह 7 बज चुके थे। ये दिन था 4 मई 2005 का। 4 मई 2005 हम लोग दिल्ली के प्लेटफॉर्म 16 पर पहाड़गंज साइड पर उतरे, क्योंकि लखनऊ में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आती थी लखनऊ से दिल्ली। ये सारी कहानियाँ हमें बहुत ही अच्छे से याद हैं, क्योंकि इन अनुभवों को मैंने जिया है, तो इस पर ये सारी बातें बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में छपी हुई है। इसके बाद जब 4 मई को हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो पहाड़गंज साइड से जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो ये देखा कि सामने जो है पूड़ी की दुकान लगी हुई है। तो हमने कहा कि चलिए कुछ खा लेते हैं। तो कोई अनुभव नहीं था, वहाँ पर लिखा था कि 20 रुपये में 4 पूड़ियाँ मिलेंगी। हम लोगों ने जाकर के 2 प्लेट पूड़ी का ऑर्डर दिया। जब बिल बन करके आया तो करीब 485 रुपये का था। हम लोग बिल्कुल अवाक रह गए कि 20 रुपये की पूड़ी, 40 रुपये का बिल, 485 रुपये कैसे हुआ। दुकानदार ने कहा कि 4 पूड़ी का रेट 20 रुपया है, इसके साथ आपने जो खाया है पनीर, अचार, पापड़, खीर, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये सारा बिल मिला करके 485 रुपये तैयार होता है। पहली बार हमें ठगे जाने का एहसास हुआ और पहली बार हमारी आंखें भी खुल गईं कि आखिर ऐसा होता है नज़ारा समाज का। खैर, ये पहला कदम था किसी बड़े शहर में उतरने का। उसके बाद हम लोग डीटीसी की 901 नंबर की बस जो दिल्ली पहाड़गंज एरिया से मुखर्जी नगर किंग्सवे कैंप की तरफ आती थी, हम लोग उसमें बैठकर सीधे मुखर्जी नगर यानी किंग्सवे कैंप में आकर उतरे। उस समय शायद मेट्रो का जमाना नहीं था, सिर्फ बसें चलती थी और सीधे वहाँ से ऑटो लेकर जो पहला ठिकाना बना वो बना मुखर्जी नगर का नेहरू विहार। नेहरू विहार में हमारे एक पुराने जानकार रहा करते थे। हम लोग सीधे उनके कमरे में पहुँचे। 2-4 घंटे बिताने के बाद वहाँ से गांधी विहार आ गए और गांधी विहार में थोड़ी कोशिश करने के बाद हमें ब्लॉक ई में एक रूम मिल गया। किराया था 1800 रुपये, यानी कि 900 रुपये मुकेश पटेल को देने थे और 900 रुपये हमें दे गए। इसी उधेड़ उन में हम लोग शाम होते ही बत्रा की तरफ निकल गए और जाकर आईएएस बनने के लिए जो पढ़ाई की, जो किताबें होती हैं, जो टेबल होता है, जो और आवश्यक सामग्री होती है, उसको पूरी ऊर्जा के साथ जाकर और अपने हाथों में टांग करके लेकर के आए और ला करके अपने कमरे को सजाना हमने शुरू कर दिया। ये पहला मौका था कि जब हम आईएएस बनने की दिशा में अपना पहला कदम उठा रहे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मुश्किलें अभी इतनी जल्दी जो है वो सॉल्व नहीं होंगी और लगातार हम यहाँ से किस दिशा में जा रहे हैं, ये आने वाला समय इसको डिसाइड करेगा। खैर, ये 2005 का दौर था और हमें याद है कि उस समय 2005 में शायद 14 या 17 मई के बीच में हमारी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा थी। तब तक 14 या 17 मई आ चुका था। हम लोगों ने पूरे जोश के साथ आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा हमने और मुकेश पटेल ने दिया। इसके बाद परिणाम जब आया तो सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन मुकेश पटेल का प्रारंभिक परीक्षा में हो गया था। यही क्रम आगे चलता रहा और लगातार पैसों की तंगियां हमें परेशान कर रही थी, क्योंकि अब लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अभी तक हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कम से कम
30 से 35 हज़ार रुपये चाहिए थे। वो पैसे जुटा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम था। खैर उसी के बाद कुछ सालों के बाद 2007 आते आते मुकेश पटेल का IAS में चयन हो गया और मुकेश पटेल अपनी नौकरी के लिए वहाँ से रवाना हो गए। और इन्हीं नसों के बीच हम एक बार फिर अपने गांव लौटने को मजबूर हुए। यानी 2005 में आने के बाद 2007 में हमने तमाम कोशिशें करने के बाद हम अपने गांव यानी लालगंज बैसवाड़ा की तरफ दोबारा चल पड़े। अपने गांव पहुंच गए। 2-4-6 महीने वहां घूमने और बिताने के बाद फिर मन नहीं माना, क्योंकि जिलाधिकारी रायबरेली सुधीर महादेव बोपे की तस्वीर हमारी आंखों में तैर रही थी। फिर हमने फैसला किया कि अब हम दिल्ली फिर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, और अब चाहे जो भी हो जाए हमें दिल्ली से वापस नहीं आना है, कुछ करना है पूरी जुनून और पूरी ताकत के साथ। 2007 का वो साल था कि हम एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बार ट्रेन लखनऊ मेल नहीं थी, इस बार ट्रेन हमारे लालगंज से आने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस थी, जो सीधा हमारे लालगंज से दिल्ली आती है, जिसको दिल्ली मेल कहा जाता है हमारे गांव के अंदाज में। हमने ऊंचाहार ट्रेन पकड़ी, किराया रहा 119 रुपया, और हम वहीं से चलते रहे और आए एक बार फिर हम गांधी विहार में उतर चुके थे। ये घटना है 2007 की। 2007 के बाद फिर यही कारवां चलता रहा। हम अपने प्रयासों को देते रहे, IAS की तैयारी करते रहे, लेकिन लगातार पैसों की तंगियां हमें अपने आगोश में लेती रही। लेकिन एक निर्णय तो हो चुका था कि अब दिल्ली से भागना नहीं है, जो भी हो यहाँ रुकना है, कुछ करना है, कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है समाज को, जमाने को और खासकर अपने आप को। ऐसा सोचते हुए 2010 आ चुका था और IAS के हमारे सभी अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे। लगभग सारी बातें खत्म हो चुकी थीं। अब 2 रास्ते थे कि या तो हम अपने गांव लौट जाएं या फिर दिल्ली में रहना है। अब हमने निर्णय किया कि अगर हम नहीं बन पाए तो अब हम IAS, IPS, PCS को पैदा करेंगे और उन्हें हम पढ़ाएंगे। इसी क्रम में हमने 2010 अपनी करियर एजुकेशन पॉइंट नाम से अपनी खुद की कोचिंग खोल दी। इस कोचिंग को खोलने के बाद ये आपका वही दौर था कि जब ये 2010-11 के आसपास सिविल सेवा में CSAT लागू हुआ था। CSAT लागू होने के बाद गांधी विहार, नेहरू विहार के जितने भी हमारे पुराने छात्र, नए छात्र तैयारी कर रहे थे, उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई प्रारंभिक परीक्षा में CSAT को क्वालिफाई करने की। और जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें बखूबी इसका अंदाजा होगा कि CSAT को पास करना या CSAT की तैयारी करना आज के दौर में भी कितना मुश्किल और कठिन काम है। बिना CSAT को पास किए आप आगे नहीं जा सकते हैं। खैर 2010-11 की बात है और हम CSAT की क्लासेस को लेकर के गांधी विहार में हमने अपने नए उपक्रम को चालू कर दिया था। हम पढ़ाने लगे थे गणित, यानी क्वांट का इनका सेक्शन होता है, हम उसको पढ़ाने की शुरुआत हमने कर दिया। पहले दिन करीब 14 से 15 बच्चे हमारी क्लास में आए। एक हफ्ते के बाद हमने देखा कि कम से कम ये कारवां बढ़ करके हो चुका था 60-70 बच्चों में। यानी लगातार ये बातें समाज में फैल रही थी। गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर में ये बातें जो हैं वो बच्चों के माध्यम से जा रही थी। माउथ कन्विंसिंग हो रही थी कि हाँ, नीलेश सर हैं जो CSAT को पढ़ाते हैं और मैथ को बहुत ही आसानी से आपके सामने सिखाने की क्षमता रखते हैं। कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी ना आता वो जाए और CSAT को पढ़े और गणित को आसान शब्दों में वो सीखे। यही कारवां बढ़ता रहा और हमने देखा कि बस 6 या 7 महीने के बाद हमारे पास कम से कम 350-400 CSAT के बच्चे उस समय गांधी विहार हमसे पढ़ने आते थे। और वो सारे बच्चे थे जो बगल में वजीराबाद है, नेहरू विहार है, मुखर्जी नगर है, यहाँ तक कि मुखर्जी नगर का जो सारा एरिया है GTB नगर का, वहाँ के भी बच्चे शाम को हमसे पढ़ने अपनी कॉपी और पेन लेकर के आने लगे। अच्छा भी लग रहा था कि जिस मुकाम पर हम ना जा सके, हमारी थोड़ी सी कोशिश से आज ये सारी जनरेशन, सारी नई यूथ उस मुकाम को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और उसी के कुछ सालों के बाद ये दौर था कि जब 2011 से 2015 आ चुका था, यानी हमको पढ़ाते बढ़ाते कम से कम 4 से 5 साल बीत चुके थे। CSAT की क्लासेस और भी जो एग्ज़ाम होते थे गणित के, जहाँ पर गणित आती थी, जहाँ पर रीजनिंग आती थी, जहाँ पर DI आती थी, यानी ग्राफ और चित्रों के सवाल आते थे, हमको पढ़ाते पढ़ाते उस समय प्रोफेशनल तरीके से 4-5 साल बीत चुके थे। और ये वही दौर था कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ये आंकड़ा
करीब 600-700 बच्चों तक पहुंचा और उनमें से कम 90% बच्चे PCS, IAS, IPS या बाकी जो सेवाएं होती हैं, चाहे वो बिहार BCS हो, चाहे वो MP PCS हो, या फिर UP PCS हो, या फिर UPSC हो, उसकी सेवाओं में लगभग अंतिम रूप से चयनित हो चुके थे। और अब मुझे खुशी थी कि चलो हम ना बढ़ सके, आज हमारे बढ़ाए हुए कम से कम 700-800 नए अधिकारी, नए बच्चे जो हमको जानते हैं, जिन्होंने हमसे पढ़ा है, आज वो विभिन्न पदों पर तैनात हो चुके हैं। कोई SDM बन चुका था, कोई SP बन चुका था, कोई DM बन चुका था। अब हमें वो कहानी याद आ रही थी 1999 की, जब हम पहली बार किसी IAS से मिले थे। अपने रायबरेली जिले के नए जो हमारे DM थे, सुधीर महादेव बोपटे, उनको मिलने के बाद कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी रैंक, इतने बड़े पोस्ट के अधिकारियों को एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारे पढ़ाई बच्चे इस पद पर आकर के बैठेंगे। आज शायद ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का ऐसा कोई जिला होगा जहां पर हमारे पढ़ाए बच्चे प्रशासनिक पदों में किसी न किसी पदों पर ना हो। ऐसे तमाम बच्चे हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात होती रहती है और वो अपने अनुभव साझा करते रहते हैं। और समय समय पर हमारे वो पुराने छात्रों से हमारी मुलाकात भी होती रहती है। अच्छा लगता है कि ये समाज के प्रति जो हमारा एक छोटा सा अनजाने में योगदान रहा और एक जज्बा रहा दिल्ली से नाम भागने को लेकर, यह वही जुनून था जिसने ऐसी कार्यशैली को पैदा किया। तो हम अपने सभी नए बच्चों से, जो बच्चे अब तैयारी करने आए हैं या जो आने वाले हैं 2023 के बाद, कि वो आएँ और पूरी अपने जज्बात को लेकर के आएँ, पूरी अपनी ऊर्जा को लेकर के आएँ। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं या अगर आप किसी भी परीक्षा की, किसी भी सरकारी विभाग में जाने की तैयारी करते हैं, और अगर आपने 6 महीने 7 महीने अध्ययन कर लिया, आपने 1 साल अध्ययन कर लिया, तो आप भले कुछ बने ना बने, भले आपको नौकरी मिले या ना मिले, आप जहाँ भी जाएंगे अपने गांव वापस जाएंगे। अगर आप कल को अपने गांव के प्रधान भी बनेंगे, अगर आप जिला पंचायत में जाएंगे, अगर आप कल को विधायक बनेंगे, अगर आप किसी अपने मेंबर के सदस्य बनते हैं अपने जिला पंचायत में, अपने गांव में मुखिया पद के लिए, तो आपकी जो कार्यशैली होगी वो अन्य तमाम लोगों से बेहतर होगी और आपकी कार्यशैली को आपका समाज, आपका गांव प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा। और ये ज्ञान उन बच्चों के माध्यम से हो सकता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ बनने के लिए जुनूनी रूप से आते हैं। 2 लाइनें आपके सामने बोलना चाहूँगा सभी नए बच्चों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, कि आपको चलना तो जरूर पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको खुद अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी। एक पुरानी फिल्म का गाना हमें याद आता है कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कारवां ये 1999 से एक IAS को देख करके शुरू हुआ था, खुद IAS बनने का, लेकिन तमाम कुछ ऐसी विपत्तियों के बाद, ऐसी आर्थिक तंगियों के बाद अगर हम IAS नहीं बन सके, IAS बनने का पूरा जुनून था, जज्बात थे, मैं काम कर रहा था, मैं ताकतवर था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अगर मुझे असफलता मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन से हार गए, जीवन से हम असफल हो गए। आज हम खुश हैं कि आज कम से कम 5000 से भी ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप सेवा A और B रैंक के अधिकारी राज्य स्तरीय में या फिर UPSC में या फिर PSC परीक्षाओं में हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं। खुशी मिलती है कि हम अपने गांव से निकल करके आज हमने हजारों की संख्या में सिविल सेवा अधिकारियों को पैदा कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन और जुनून से ही हासिल किया जा सकता है। तो आप भी जुनूनी बने और अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करें, हार नहीं मानना है, लगे रहिए। अगर आप लगे रहे तो आप कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद देते हैं स्पीक अप नाउ की इस पूरी टीम को, जिन्होंने हमें मौका दिया आपके सामने अपनी बात को रखने का। और इसके साथ मैं कुमार विश्वास जी की 2 लाइनों से अपनी बात को विराम दूंगा कि है नमन उनको कि जिनके सामने पौना ईमान है, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना ईमान है,
जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। तो आप भी आगे बढ़िए और अपने आसमानी और जुनूनी जज्बातों से अपने आप को समाज और खुद के आगे सिद्ध करें। चलता हूँ, दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। फिर होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।